हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखा होगा तो वहां पर हमेशा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन देखने को जरूर मिले होंगे। तो यहां पर आज के लेक्चर में हम उन बॉडीज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले एक साल में काफी ज्यादा न्यूज में हाईलाइटेड रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ओनली आईएएस की तरफ से एक टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के लिए, एनसेट आईएएस। अब एनसेट क्या है? ये है नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी यदि आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये टेस्ट हम कब कंडक्ट करेंगे? तो ये 19 मार्च को कंडक्ट किया जाने वाला है और इसका जो टाइम होगा वो 9 बजे से लेकर 7 बजे का होगा। मेक श्योर कि आप इसमें एनरोलमेंट कर लें सो डेट आपका ये टेस्ट मिस ना हो और आपकी ये जो अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है इसको भी आप मिस ना करें। ये दोनों ही मीडियम में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा सो डेट आप इजीली वहां पर एनरोल कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, डेट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनसीएसटी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से और उन्होंने ये बोला है कि लास्ट 4 सालों में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब डिसफंक्शनल हो गया है। मतलब ये कार्य ही सही तरीके से नहीं कर रहा है और इन 4 सालों में इस कमीशन के द्वारा कोई भी सिंगल रिपोर्ट अभी तक पार्लियामेंट में नहीं दी गई है। तो ये यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दिखाई जा रही है। यदि हम स्टेटस की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। सेकंड चीज आती है इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने लोग होते हैं, तो ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है। देखिए 2003 में हमने एक अमेंडमेंट किया था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 338 को अमेंड किया था और एक न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 338A। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्थापित हुआ जो 2004 से कार्यरत है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक बैकग्राउंड। यहां पर ज्यादातर इंफॉर्मेशनल वीडियो ज्यादा होगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बेसिस पर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जहां भी स्कोप होगा मैं आपको समझा दूंगा, जो भी समझाने वाली चीजें आएंगी। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक नेशनल कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो ऐसी कंडीशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सेफगार्ड से रिलेटेड जो भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या फिर किसी लॉ में दिए गए हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी जांच करना और उसके इंप्लीमेंटेशन को बेटर बनाना ही इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जा रही है। तो मतलब जो हमारा आर्टिकल है 338 वो इनको यहां पर इनकी पावर्स बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर इवेल्युएशन की पावर भी बता दी कि जो भी इनके सेफगार्ड के प्रोविजंस हैं उनको ये इवेल्युएट भी करते हैं। नेक्स्ट यदि कॉम्पोजिशन की बात करें, अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां कॉम्पोजिशन में इसके एक तो होते हैं चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, उसके अलावा 3 अदर मेंबर्स भी यहां होते हैं और इन सभी को अपॉइंट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो ये कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें कम से कम एक महिला सदस्य जरूर होनी चाहिए। अब टेन्योर भी आपको ध्यान में रखना है। टेन्योर कितना होता है इनका? ये सभी मेंबर, चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे वाइस चेयरपर्सन हो, चाहे वो अदर पर्सन हो जो भी यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका टर्म इक्वल रहता है और ये टर्म है 3 साल। ओके, नेक्स्ट यदि हम मेंबर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या ये दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं इस कमीशन में? तो बिल्कुल सर, ये 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं बट नॉट मोर देन ट्वाइस। ठीक है, केवल 2 बार ही इन्हें इस कमीशन में जगह मिल सकती है, 2 से ज्यादा बार कोई भी व्यक्ति यहां पर अपॉइंट नहीं हो सकता है।
अब इनके चेयरपर्सन को हमने काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दी हुई है। चेयरपर्सन का यदि आप दर्जा देखेंगे तो इन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक प्रोवाइड की है। वाइस चेयरपर्सन को यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक प्रोवाइड की गई है, और जबकि जो अदर मेंबर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के रूप में मान्यता दी गई है। अब सोचिए, आप जब सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, आप पहले आईएएस के रूप में अपॉइंट होंगे, उसके बाद जब आप बहुत सारी सर्विस कर चुके होंगे, 35 ईयर्स के समथिंग सर्विस आप कर चुके होंगे, तब जाकर आपको सेक्रेटरी बनाया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। लेकिन ये जो मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के, इनको सीधे ही दर्जा दिया जा रहा है सेक्रेटरी का। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर ये लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, यदि ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन इसका ये हो जाएगा कि जो एससी एंड एसटी के जो एसटी के सेफगार्ड रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको मॉनिटर करना, इवन एससी से एसटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, लाइक उनके अधिकारों को कहीं पर वंचित कर दिया गया हो, उनके अधिकारों का हनन कर दिया गया हो, या फिर किसी तरीके का क्राइम उनके अगेंस्ट किया गया हो, तो ऐसे सभी मामलों में इंक्वायरी करना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो भी एसटी के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग हो रही होती है, उस प्लानिंग में भी ये एडवाइस देने का काम करते हैं, और ये इस प्लानिंग को और ज्यादा बेटर बनाने का काम करते हैं, और साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो काम किए गए हैं उसको इवेलुएट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इस कमीशन को दी जाती है। तो ये हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके बाद अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं प्रति वर्ष, लेकिन जब भी इस कमीशन को लगेगा कि हमें 1 साल से पहले अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सौंप देना चाहिए, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इन रिलेशन टू दी प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ये मैं बात आपको कर ही चुका हूँ कि एससी जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना, वेलफेयर करना, डेवलपमेंट करना, एडवांसमेंट करना, अगर प्रेसिडेंट इनसे संबंधित कोई कार्य इनको सौंपेंगे तो ये वो भी करते हैं। तो सिंपल सी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मान्यता को बढ़ावा दिया गया है, और उन्होंने ये बोला है कि जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो सेंटर और स्टेट पर बाध्यकारी नहीं होंगे। अब सर आप एक मतलब समझिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। कोऑपरेटिव का मतलब है कोऑपरेशन करना, और फेडरलिज्म मतलब 2 यूनिट्स, सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो कॉपरेशन हो रहा होता है उसी को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। तो यहां पर अगर आप जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को बाइंडिंग कर देते हैं सेंटर या स्टेट के ऊपर, तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना कमजोर होगी, जो कि हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है। इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जीएसटी काउंसिल के डिसीजन दोनों पर बाध्यकारी नहीं होंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल 264A काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहां पर क्लियरली बोला गया है कि यूनियन एंड स्टेट को इक्वल यूनिट्स माना जाएगा जीएसटी के अंतर्गत। ठीक है, तो 264 आर्टिकल आपको पावर देता है कि आप जीएसटी से संबंधित कोई भी कानून बना सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकल 246 केवल और केवल यूनियन को ही पावर दे रहा है जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की। यहां स्टेट भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर यहां आर्टिकल 246 में दी जा रही है। यदि कॉम्पोजिशन की बात करें तो आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है, और यहां पर क्लियरली बोला गया है कि सेंटर और स्टेट दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये कॉपरेशन की भावना पर आधारित एक काउंसिल है। ओके, उसके बाद यहां पर हम कह सकते हैं कि यूनियन के पास हालांकि ज्यादा पावर्स होती हैं, बट फिर भी और एक्चुअल में ये पावर ज्यादा क्यों दी गई है यूनियन को, ताकि वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या फिर राज्यों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूनियन के पास ज्यादा पावर है तो इस काउंसिल में यूनियन का डोमिनेंस रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट के द्वारा भी यहां पर काफी ज्यादा पावर्स को यूज किया जाता है। ओके, चलिए, तो ये आपका जीएसटी काउंसिल था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर स्टेट काउंसिल। ये आपके आर्टिकल 263 में दी हुई है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, न्यूज में काफी ज्यादा रहती है, क्वेश्चन बनने की संभावना यहां पर बनी रहेगी। तो यहां पर ये न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि रिसेंटली इंटर स्टेट काउंसिल का कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो इसके चेयरमैन होंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर्स रहेंगे।
आर्टिकल 263 में इसका प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये किस प्रकार से बनेगी, इसके मेंबर कितने होंगे, ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है एक फैक्ट के रूप में ना। थोड़ी सी अदर बातें करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे अदर बॉडीज होती हैं। जैसे अभी आपने शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कमीशन देखा, वो परमानेंट है, उसको बार बार रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल से, तो ये एक नॉन परमानेंट बॉडी है, मतलब इसको बार बार आपको गठित करना पड़ेगा, ये अपने आप फॉर्म नहीं होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। आप देखते ही होंगे यूनियन और स्टेट के बीच में हमेशा फाइट होती रहती है किसी ना किसी मैटर को लेकर। तो इनका शांतिपूर्ण तरीके से यदि समाधान आपको करना है और जुडिशरी में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या को कम करना है, तो ऐसे में आपको इंटर स्टेट काउंसिल जैसी व्यवस्थाओं को एक्टिव करना पड़ेगा। स्थापित कौन करता है, तो इसको स्थापित किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये कभी भी इसको स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है। तो जब भी उनको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि इंटर स्टेट काउंसिल स्थापित होनी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको चेयर कौन करेंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को चेयर करेंगे। अदर मेंबर्स में कौन कौन से हैं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे आपकी जम्मू कश्मीर में तो अभी सीएम आई थिंक नहीं है, वहां पे तो एलजी के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी में आपकी असेंबली भी है और वहां पर चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो ऐसे में इन दोनों ही यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं अदर यूनियन टेरिटरी हो गई, लाइक लद्दाख हो गई, दादरा एंड नागर हवेली हो गई, तो वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट थिंग, जो ऐसे स्टेट हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उस राज्य के गवर्नर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 6 मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट से इसके अंदर। उसके बाद 5 मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट रैंक के, जो कि परमानेंट इनवाइटी के रूप में होते हैं। तो ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट, यदि मैंडेट की बात करें तो क्या क्या काम करते हैं ये, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे नाम ही लिखा हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल, तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उस मैटर को इंक्वायर करना, उस पर एडवाइस देना इस काउंसिल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा पॉलिसी के मामले में बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके राज्यों के बीच, वो भी इनकी ड्यूटी है। देन यहां पर अगर मीटिंग्स एंड डिसीजन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हर साल कम से कम 3 बार होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव फंक्शन करती है, तो ये एक प्रॉब्लम यहां बनी हुई है। उसके बाद जो भी यहां डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंट पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटर स्टेट काउंसिल यदि कोई डिसीजन लेगी तो वो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे, नहीं, यहां कंसेंट के आधार पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, यदि फॉर्मेशन की बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, इंटर स्टेट काउंसिल के अंतर्गत एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और ये जैसे कि आप देखेंगे कोई भी स्टैंडिंग कमेटी होती है वो काम क्या करती है, वो काउंसिल के जितने भी प्रोविजन होते हैं, यहां पर जो प्रस्ताव लाए जाने होते हैं, जो भी मैटर्स लाए जाने होते हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन करती है, उसके बारे में रिसर्च करती है, ताकि इंटर स्टेट काउंसिल सही तरीके से उन मैटर्स को सॉल्व कर सके, उस पर बातचीत कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहां पर ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट होने से मना कर दिया है, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल से संबंधित पद का वर्णन किया गया है, और ये गवर्नमेंट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको यदि लीगल मैटर्स में कोई जानकारी लेनी हो तो वो कहां जाता है, वो कचहरी में जाता है और किसी वकील के साथ कंसल्टेशन कर लेता है।
बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट को कभी कंसल्ट करना पड़े किसी लीगल मैटर्स में, तो वो कहाँ जाएंगे? कचहरी में जाएंगे? आंसर इज नो। उनका अपना एक लॉ ऑफिसर होता है जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल का ये राइट है कि उसको सभी कोर्ट में सुना जाता है देश में, चाहे कोई भी कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी कोर्ट्स में उनको सुना जाता है। ये उनकी स्पेशल पावर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 76 का क्लोज 1 ये बोलता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यदि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है तो उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। ये सारी बातें आर्टिकल 76 क्लोज 1 में लिखी हुई हैं। अब देखिए, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जो आर्टिकल के अंतर्गत बातें लिखी हुई है ना, इसमें क्या क्या बोला गया है, ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं होती हैं, जैसे उनकी हो सकता है टेन्योर मेंशन ना हो, या फिर उनके जो सेवा की शर्तें हैं वो मेंशन्ड ना हो, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट, यदि टर्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 76 क्लोज 4 में ये बोला गया है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर आधारित होते हैं। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इनको इनके पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेतन भत्तों की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनके वेतन और भत्ते डिसाइड किए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, यदि पावर एंड फंक्शन की बात करें तो आर्टिकल 76 का क्लोज 2 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल की ऐसी ड्यूटी होगी कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी लीगल मैटर में जानकारी की आवश्यकता है तो आप उनको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा यदि प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अदर लीगल ड्यूटीज से संबंधित कोई काम दिया गया है तो उसको परफॉर्म करना भी अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होगी। ठीक है। सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। आर्टिकल 88 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 88 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो भी हमारे हाउसेस की मीटिंग्स होती हैं उसमें बोलने का अधिकार होगा। अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है तो वहां भी बोलने का अधिकार होगा। इवन यदि उनको किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो उस कमेटी में भी बोलने का अधिकार होगा। बट उनको किसी भी तरीके से वोटिंग राइट यहां नहीं दिया जाएगा। तो यदि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो तो बोल सकते हैं, बट यदि कोई प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव पर वो वोट नहीं कर सकते। ये अटॉर्नी जनरल की पावर्स है। ठीक है। ये टॉपिक आपका यहां फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज CAG। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस बॉडी को। क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर ने ये बोला है कि जो हमारा CAG है वो वर्ल्ड का सबसे इफेक्टिव एंड प्रेस्टिजियस ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बेटर, वो इसको बता रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। जो भी CAG जैसे नाम से ही पता लगता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑडिट करना। किस चीज को ऑडिट करेंगे? नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CAG को दी जाती है। और ये ऑडिट के मामले में हमारे देश में एपेक्स अथॉरिटी है, सर्वोच्च संस्था है। इससे ऊपर ऑडिट के मामले में कोई भी संस्था हमारे देश में नहीं आती है। नेक्स्ट थिंग, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की बात करें तो इनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं चैप्टर 5 के अंतर्गत, जिनको अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में CAG से संबंधित आर्टिकल्स दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 148 साफ साफ कहता है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद यदि इनको रिमूव करने की बात करें तो ये भी खुद आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है कि यदि आपको CAG को रिमूव करना है तो इन्हें उन्हीं ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है या फिर उसी मेथड से रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से रिमूव करते हैं? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। और कौन सी वाली स्पेशल मेजोरिटी? जिसमें आपका वोटिंग जो है वो 2/3 होना चाहिए। एक सेकेंड, वोटिंग होना चाहिए 2/3, ठीक है, ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन उसके बाद जो आपकी वोटिंग है वो हाउस के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यदि आप रेजोल्यूशन पास करते हैं तभी आप CAG को या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं उनके पोस्ट से।
यदि हम इनके टर्म की बात करें, कितने टाइम तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये 6 साल या फिर 65 साल तक की एज तक अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। इनमें से जो भी पहले होगा उसको ये करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर 59 की एज में सीएजी का पद धारण किया तो वो 65 ईयर्स तक की एज तक जा सकते हैं, 6 साल अपने कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने 60 ईयर की एज में सीएजी का ऑफिस होल्ड किया है, तो उनको कितना मिलेगा? उनको मैक्सिमम 65 साल तक की एज तक मिलेगा, मतलब 5 साल तक का ही ऑफिस मिलेगा। तो ये है आपका इनका सीएजी का प्रोविजन। उसके बाद यदि हम फंक्शंस की बात करें, इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो एक मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सेंटर एंड स्टेट से संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको ये ऑडिट करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा खर्च जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाएगा, उसको ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएजी की होती है। इतना ही नहीं, यदि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से भी कोई पैसा खर्च किया जा रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है, उसको ऑडिट करने का काम इनका है। इवन जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाली यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पर भी अगर कोई खर्च किया जा रहा है तो सीएजी ही उसको ऑडिट करते हैं। उसके अलावा यदि हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा खर्च किया जा रहा है तो वो भी यहां पर ऑडिट किया जाएगा। इवन स्टेट के द्वारा भी यदि कंटिजेंसी फंड से खर्चा किया जा रहा है या पब्लिक अकाउंट से खर्च किया जा रहा है तो वो सबकी जांच ये करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, या फिर कोई सब्सिडियरी अकाउंट है, या फिर कोई ट्रेडिंग संबंधी मामला है, उन सब में भी ऑडिट करने का काम यही करेंगे। अब देखिए, बहुत सिंपल चीजें, आपको इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। ऑडिटर का काम ही क्या होता है? प्रॉफिट लॉस देखना, बैलेंस शीट देखना, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन सबको देखना। तो इन जनरल अगर आप ये भी शब्द याद रख लेंगे ना कि ऑडिटर का मतलब क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीएजी जो भी एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जहां पर सेंटर या स्टेट रेवेन्यू का यूज हुआ होता है। मान लीजिए कोई भी एक संस्था बनाई गई जहां पर सेंटर और स्टेट अपने रेवेन्यू को खर्च कर रहे हैं, तो उस संस्था से संबंधित प्रॉफिट एंड लॉस या फिर उनकी बैलेंस शीट, इन सबको मेंटेन करना, इसका ऑडिट करना सीएजी के अंतर्गत आ जाएगा। गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, लाइक एलआईसी हो गई, सेल हो गई, बेल हो गई, गेल हो गई, इन सारी ही कंपनीज के ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएजी को दी हुई है। या फिर कोई ऐसा लॉ है जिसके अंतर्गत सीएजी को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि आप इस बॉडी की जांच करेंगे, तो उस बॉडी की जांच भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ड्यूटीज आ जाती हैं। उसके बाद कोई भी अदर ऐसा फंक्शन जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाए, अगर ये मान लीजिए किसी लोकल बॉडीज को ऑडिट करने की बात कह रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ऐसा भी सीएजी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि किस फॉर्म में सेंटर और स्टेट के अकाउंट को मेंटेन किया जाए, किस प्रकार इनको रखा जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। देखिए, सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। उसके बाद यदि इनकी रिपोर्ट की बात करें तो ये अपनी रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं, और प्रेसिडेंट उसके बाद इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं और वहां पर इस पर चर्चा होती है, और ये गवर्नमेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। ऑपोजिशन सीएजी से संबंधित जो रिपोर्ट आती है ना, उसको यूज करके गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने फाइनेंस को किस तरीके से यूज किया, कहां पर आपने इसको मिसयूज कर दिया, इन सारी चीजों पर चर्चाएं होती हैं। नेक्स्ट, सीएजी के द्वारा 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं प्रेसिडेंट को। एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ये ऑडिट रिपोर्ट होती है, दूसरी फाइनेंस अकाउंट पर होती है, और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर होती है। ठीक है, तो ये 3 ऑडिट रिपोर्ट है, इसको एज इट इज आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको सीएजी में कुछ नहीं पढ़ना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट के अकाउंट से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको ये गवर्नर को भी सौंपते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन हो गई सीएजी के बारे में। बस ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहे थे पिछले 1 साल में, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। इसमें आई थिंक कि कोई रिवीजन की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो को 2-3 बार आप चलाकर देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, ये आपको याद हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ इस लेक्चर को डिसकंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ। थैंक यू सो मच।